तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है ना। कुछ तो बताया नहीं है इसमें। तो पेडिग्री एनालिसिस है क्या, बेसिकली इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये बेसिकली एक मेथड है इन ऑर्डर टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ मेंडेलियन ट्रेट इन ह्यूमंस। मतलब ह्यूमंस में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैसे होता है, उसको स्टडी करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है। इसमें क्या होता है, वेरियस सिंबल्स आर यूज्ड and with the help of those symbol pedigree chart is created and with the help of those pedigree chart inheritance pattern is studied। तो बहुत सारे इसमें सिंबल्स यूज होते हैं। उन सिंबल्स को यूज करके हम पेडिग्री चार्ट बनाते हैं और उस पेडिग्री चार्ट से हम उस चीज के, उस ट्रेट के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्यों हम लोग पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस इसलिए करते हैं, जैसे हम लोग पी प्लांट में मेंडल ने क्रॉस किया तो हमने कहा F1 इज सेल। ठीक है, मतलब F1 जनरेशन के प्रोजेनी के आपस में क्रॉस, इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल क्रॉस। जैसे मॉर्गन ने किया ड्रोसोफिला को, ठीक है, इंटरक्रॉस कर दिया। तो ये जो कंट्रोल क्रॉसेस है ये ह्यूमन में तो हम लोग नहीं कर सकते ना। ह्यूमन में ऐसा थोड़ा ना कि भाई और बहन की शादी करा देंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला रीजन पेडिग्री एनालिसिस यूज करने का ये है कि इन केस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल क्रॉसेस आर नॉट पॉसिबल। ठीक है। दूसरा, इन केस ऑफ ह्यूमन जनरेशन टाइम इज लॉन्ग। अगर मान लो कोई आदमी है, वो किसी फैमिली को स्टडी कर रहा है, तो कितने जनरेशन को स्टडी कर पाएगा? 1 2 3, उसके बाद तो वो खुद ही निकल लेगा, है ना। तो आपके पास अगर पेडिग्री चार्ट बना हुआ है तो आप उसके इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं। समझ में आए ये 2 पॉइंट कि भाई ह्यूमंस के केस में कंट्रोल क्रॉस जो है पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, इन केस ऑफ ह्यूमन जनरेशन टाइम इज लॉन्ग। मतलब एक शादी हुई, उसका बच्चा हुआ, फिर उसका बच्चा जवान होगा, फिर उसकी शादी होगी, फिर बच्चा होगा, फिर वो शादी जवान होगा, फिर ये कितना टाइम लग गया इसमें। तो आप कितने जनरेशन को ऐसे कोई जेनेटिक्स स्टडी कर सकता है? 2 3 से ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, राइट डाउन पेडिग्री एनालिसिस। It is carried out in order to study inheritance pattern of Mendelian trait in human, because first point लिखिए, in case of human control crosses are not possible। In case of human फर्स्ट पॉइंट लिखिए, in case of human control crosses are not possible। Second, in case of human generation time is very long। In case of human generation time is very long। ठीक है, ये 2 मेन रीजन है जिसके कारण हम लोग पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। कंट्रोल क्रॉस नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे जनरेशन टाइम बहुत लॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन पेडिग्री एनालिसिस various symbols are used and with the help of those symbols
pedigree chart is with the help of those symbols. Pedigree chart is constructed. Pedigree chart is constructed next one लिखिए. And by studying pedigree chart, by studying pedigree chart, inheritance pattern can be determined. Inheritance pattern can be determined. नेक्स्ट पढ़ लीजिए. Symbols used are symbols used are, ठीक है. अगर स्क्वायर है, ठीक है, तो मेल. अगर सर्किल है तो फीमेल. अगर डायमंड बना हुआ है, ठीक है, तो सेक्स अनस्पेसिफाइड. अगर पूरी तरीके से सेडेड है तो अफेक्टेड इंडिविजुअल. अगर हाफ सेडेड है या बीच में एक सेंटर में पॉइंट है, दैट मींस कैरियर और हेटेरोजाइगस. ठीक है. आप बनाते जाइए. स्टिल बॉर्न का मतलब मरा हुआ पैदा हुआ. ठीक है. ठीक है. ये स्टिल बॉर्न है. अगर सिंगल लाइन है तो मेटिंग या मैरिज. अगर दो लाइन से ज्वाइंट है मतलब मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव, और वी आल्सो कॉल इट consanguineous मैरिज. ओके. इट इज आल्सो रिफर्ड एज consanguineous मैरिज. 5 अनअफेक्टेड का सेक्स अनस्पेसिफिक. ऑब्वियसली अनअफेक्टेड इंडिविजुअल है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है. सेक्स इज नॉट, इसका मतलब ही है सेक्स अनस्पेसिफाइड. हमें नहीं पता कि 5 अनअफेक्टेड इंडिविजुअल है ना. जब भी हम पेडिग्री चार्ट को, आपको पेडिग्री आपके लेवल पे तो बहुत पेडिग्री बहुत सिंपल होता है. तो जब भी हम पेडिग्री चार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है,
तो हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। इन चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है कि कैसे हम उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, राइट ऑन। रूल्स टू फॉलो, रूल्स टू सॉल्व पेडिग्री चार्ट, रूल्स टू सॉल्व पेडिग्री चार्ट फर्स्ट लिखिए। तो कोई भी पेडिग्री चार्ट अगर होगा तो पहला हमारा काम होता है ये डिटरमाइन करना कि जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। पहला जो हमें डिटरमाइन करना है कि ट्रेट जो है वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर मान लीजिए कोई भी, अगर हम लोग जैसे मेंडेलियन ट्रेट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो जब हम मेंडेलियन ट्रेट को देखते हैं, ठीक है, तो अगर जैसे हमने क्रॉस कराया कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, तो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी आया, ये हमारा था टॉल, ये हमारा था ड्वार्फ, ठीक है। और फिर हमारा ये आया टॉल, और जब F1 को हम सेल्फ करते हैं तो हमारा 3:1 का रेशियो आता है, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। यही है, क्लियर है ना? ये सबको पता है ना, मैं बता चुका हूं आपको, और आपने 10th में भी ऐसे पढ़ा। अब यहां पे कि F1 ये डोमिनेंट और डोमिनेंट और यहां पे भी है, मतलब में भी है, F1 में भी है और F2 में भी है, लेकिन ये जो ड्वार्फ है यहां पे नहीं है F1 में, लेकिन F2 में आ गया, मतलब इसने जनरेशन स्किप किया। समझ में आया? तो अगर कोई ट्रेट जनरेशन स्किप नहीं कर रहा है, मतलब हर जनरेशन में वो ट्रेट आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो ट्रेट जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है। और अगर वो ट्रेट जनरेशन स्किप कर रहा है तो इसका मतलब वो ट्रेट कैसा ट्रेट है? रिसेसिव ट्रेट है। समझ में आया ये पॉइंट? समझ में आया ये पॉइंट सबको? तो राइट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, टू डिटरमाइन दैट whether trait is dominant or recessive, to determine that whether trait is dominant or recessive, if trait is dominant, if trait is dominant, it will never skip generation. If trait is dominant, it will never skip generation. And if trait is recessive, then it will skip generation. ठीक है? समझ में आया? अगर वो जनरेशन स्किप नहीं कर रहा है तो डोमिनेंट है, अगर जनरेशन स्किप किया तो वो डोमिनेंट नहीं है। ठीक है ना? नेक्स्ट अब हमें क्या डिटरमाइन करना है? हमें ये डिटरमाइन करना है कि ट्रेट जो है वो ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड को भी हम लोग सेक्स लिंक्ड भी कहते हैं। ठीक है? तो सेकंड जो पॉइंट हमें डिटरमाइन करना है कि ट्रेट जो है वो एक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है। तो ये कैसे पता चलेगा कि एक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है? अब देखो, फीमेल क्या है? एक्स एक्स, और मेल क्या है? एक्स वन। ठीक है? यही है। तो ये एक्स क्रोमोसोम जो है कभी भी सन में नहीं आएगा, ये हमेशा किस में जाएगा? डॉटर में, फादर से। ठीक है? और मदर का एक्स क्रोमोसोम हमेशा किस में आएगा? सन में जो एक्सप्रेस हो रहा है एक्स क्रोमोसोम, अगर कोई ट्रेट है वो हमेशा मदर से आएगा, डॉटर में भी जाएगा,
एक एक्स क्रोमोसोम, लेकिन सन का एक्स क्रोमोसोम हमेशा मदर से आएगा। तो ये क्या है, ये क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है ना, कि फादर का एक्स क्रोमोसोम हमेशा डॉटर में जाएगा और सन में जो एक्स क्रोमोसोम आ रहा है वो हमेशा किससे आएगा, मदर से आएगा। तो दिस इज नोन एज क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। इफ दिस ट्रेट इज शोइंग क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज क्रिस क्रॉस। अगर कोई ट्रेट क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस शो कर रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि वो एक्स लिंक ट्रेट है। ठीक है, ओके। और अगर कोई ट्रेट दोनों सेक्सेस में इक्वल फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे डॉटर में भी वही फ्रीक्वेंसी है और मेल में सन में भी वही फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब क्या है, वो ऑटोसोमल ट्रेट है। डाउन सेकंड पॉइंट लिखिए, टू डिटरमाइन दैट वेदर ट्रेट इज autosomal or X-linked, to determine that whether trait is autosomal or X-linked. If it is autosomal, then it will express itself with equal frequency, in both the sexes, and if it is X-linked, then it will show criss-cross pattern of inheritance, ठीक है, समझ में आया? अनूप, मैंने ये कहा कि हमें दूसरा पॉइंट जो मैंने ये बताया आपको कि आपको ये डिटरमाइन करना है कि जो आपका ट्रेट है वो ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है, मतलब इसका जीन जो है वो ऑटोसोम पे है कि एक्स क्रोमोसोम पे है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि अगर ये ट्रेट डॉटर और सन में इक्वल फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट हो रहा है, कि दोनों में आ रहा है बराबर फ्रीक्वेंसी में, तो आप कहोगे ऑटोसोमल ट्रेट है। लेकिन अगर ये ट्रेट जो है क्रिस क्रॉस पैटर्न शो कर रहा है, क्रिस क्रॉस पैटर्न का मतलब क्या है कि ये जो फादर वाला एक्स क्रोमोसोम है ये हमेशा फादर से डॉटर में जाएगा और सन में जो एक्स क्रोमोसोम है वो हमेशा मदर से आएगा। तो ये क्रिस क्रॉस पैटर्न हो गया। तो अगर क्रिस क्रॉस पैटर्न शो कर रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है ये कैसा ट्रेट है, एक्स लिंक ट्रेट है। ठीक है, समझ में आया सबको? अनूप क्लियर है? चलिए, सबको समझ में आया ना? क्योंकि ये 3-4 पॉइंट है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कोई भी पेडिग्री आपसे ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना? अगला पॉइंट लिखिए, if trait is Y linked, मतलब Y क्रोमोसोम पे अगर ये जीन प्रेजेंट है, if trait is Y linked, then it is transferred from
then it is transferred from father to all its son, father to all its son. ठीक है, समझ में आया? समझ में आया सबको कि अगर वाई वाले जीन को हम लोग कौन सा जीन कहते हैं? मैंने कहा कि इफ ट्रेट इज वाई लिंक्ड, अगर वाई क्रोमोसोम पे ये जीन प्रेजेंट है, देन इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम फादर टू ऑल इट्स सन. वाई क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं उनको कौन सा जीन कहते हैं हम लोग? होलांड्रिक जीन. वेरी गुड. ठीक है, तो होलांड्रिक जीन हमेशा फादर से सारे सन में जाएगा. फोर्थ पॉइंट लिखिए, इफ ट्रेट इज साइटोप्लाज्मिक. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ ट्रेट इज साइटोप्लाज्मिक, if trait is cytoplasmic, then it is transferred from mother to all its progeny, then it is transferred from mother to all its progeny, and from daughter to all its progeny. Mother to all its progeny, and from daughter to all its progeny. समझ में आई एक को कि अगर इस ट्रेट का जीन साइटोप्लाज्म में है, अब साइटोप्लाज्म में जीन कहां पे होगा? आइदर इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट. ये दो ऑर्गेनेली ऐसे हैं जहां पे डीएनए प्रेजेंट है. तो अगर ये माइटोकॉन्ड्रियल जीन है या क्लोरोप्लास्ट वाला जीन है, तो हमेशा मदर से सारे डॉटर में, सारे प्रोजेनी में जाएगा और फिर उसके डॉटर से सारे प्रोजेनी में जाएगा. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एग कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट ऑल द साइटोप्लाज्म इन जाइगोट. मैं आपको ये पहले भी बताया हूं. हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे अंदर मदर से है. राइट ऑन. बिकॉज इसी में आगे लिख लिया, बिकॉज इन जाइगोट ऑलमोस्ट all the cytoplasm comes from egg. ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन लिखिए. Study the pedigree chart. Right on. Study the pedigree chart given below. Study the pedigree chart given below and determine what type of trait it is. Determine what type of trait it is, and also determine genotype of, also determine genotype of 1, 2, 3, 4, 5, 6,
and 7. Also determine genotype of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. चलो देखते हैं। देखो, जिनका नहीं हुआ वो समझ ले, जिनका हो गया वो भी समझ। देखो यहां पे ये पैरेंट है, ठीक है, ये हमारा F1 है और ये हमारा F2 है। यहां पे ट्रेट हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इस जनरेशन में आ गया, ठीक है, मतलब इसने जनरेशन स्किप किया। यहां पे भी देखो, यहां पे दोनों में ट्रेट नहीं है, लेकिन यहां पे आ गया, तो जनरेशन स्किप कर रहा है ये। तो सिंपल, अगर जनरेशन स्किप कर रहा है तो ये हमारा रिसेसिव ट्रेट हो गया, ठीक है। अब सन में भी है, डॉटर में भी है, और इक्वल फ्रीक्वेंसी से है मोरलेस, तो ये हो गया हमारा ऑटोसोमल। तो ये ट्रेट हो गया हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि इनका जीनोटाइप बताइए 1, 2, 3 का। तो रिसेसिव अगर कोई है तो वो कब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? वो तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा रिसेसिव, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। रिसेसिव ट्रेट हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, ये तो क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ना कि रिसेसिव ट्रेट हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। तो अब देखो, जहां जहां ये ट्रेट दिख रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि ये स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है, ठीक है। तो जो ट्रेट एक्सप्रेस कर रहा है वो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव है। अब हम इसमें आते हैं। ये होमोजाइगस रिसेसिव, 3 प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। एक प्रोबेबिलिटी ये है कि होमोजाइगस रिसेसिव को होता तो डिजीज होता तो नहीं है। दूसरा प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकता है हेटेरोजाइगस, या तीसरा ये हो सकता है कि होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। तो ये वाला तो प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया हमारा 1, 2 के लिए और 5, 6 के लिए, ठीक है। अब इन दोनों में देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी। अगर मान लीजिए कि इन दोनों में से कोई भी एक पैरेंट, या इन दोनों में से कोई भी एक पैरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट होता, मतलब ये होता, तो नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रेट तो किसी कीमत में नहीं आएगा। अगर इनमें दोनों में से, या 5 और 6 में से, या 1 या 2 में से कोई भी पैरेंट अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो नेक्स्ट जनरेशन वो ट्रेट नहीं आ सकता। क्लियर है ये पॉइंट सबको? कैसे? देखो, अगर मान लो कैपिटल ए इसको स्मॉल ए से क्रॉस कराओ तो सारे यही आएंगे, तो यहां पे ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होगा। या ये है और एक हेटेरोजाइगस है, तब भी कोई भी ट्रेट एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन बनेगा नहीं। तो यहां पे ये होमोजाइगस रिसेसिव नहीं है और होमोजाइगस डोमिनेंट भी नहीं है, तो ये है क्या? ये है हमारा हेटेरोजाइगस। समझ में आया? ठीक है। अब जिनको नहीं समझ में आया दोबारा देख लो। पहला चीज, यहां ट्रेट नहीं है, अगले जनरेशन में है, फिर यहां नहीं है, तो मतलब जनरेशन स्किप कर रहा है, तो ये रिसेसिव ट्रेट है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब इक्वल फ्रीक्वेंसी से सन और डॉटर दोनों में आ रहा है, मतलब ऑटोसोमल ट्रेट है, तो हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया। रिसेसिव ट्रेट कब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? जब वो होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा। जैसे हम लोग लिखते हैं स्मॉल टी, तब तो डॉर्फ होता है, ये होमोजाइगस कंडीशन में डॉर्फ होगा ना, कभी और ये डॉर्फ कैरेक्टर आपको दिखेगा नहीं, जब तक ये होमोजाइगस नहीं होगा, ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब देखो कि जो भी ट्रेट एक्सप्रेस कर रहा है सारे के सारे क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। अब 3 प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, होमोजाइगस रिसेसिव, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस डोमिनेंट। तो अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 1, 2 और 5 और 6 है वो क्या है? तो होमोजाइगस रिसेसिव तो हो नहीं सकते, तो ये हमारा गायब हो गया, ठीक है, इट कैन नॉट बी होमोजाइगस रिसेसिव। दूसरा हमारा आता है होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर इनमें से कोई भी होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, मान लो होमोजाइगस डोमिनेंट ये है,
और ऐसा क्रॉस हो रहा है, तो सारे प्रोजेनी तो ट्रेट नहीं शो करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो ट्रेट शो हो रहा है। अगर ये हेट्रोजाइगस होगा और दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस होंगे तो ट्रेट यहां पे तो नहीं शो होगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में क्योंकि रैंडम मेटिंग है तो होमोजेगस कंडीशन आ जाएगा। यहां भी होमोजेगस कंडीशन आ गया। मतलब क्या हुआ, जो हमारे यहां पे पेरेंट है और जो यहां पे पेरेंट है, दे आर हेट्रोजाइगस। मैडम, स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो। स्टडी द पेडिग्री चार्ट given below and determine what type of trait it is. Determine what type of trait it is. ठीक है, बना लीजिए इस पेडिग्री को। बताइए क्या है ये? ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, क्योंकि हर जनरेशन में आपको ट्रेट दिख रहा है। इस जनरेशन में भी है, इस जनरेशन में भी है, और इधर भी अगर यहाँ ट्रेट है, यहाँ नहीं है तो नहीं आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, क्लियर है? और दोनों सेक्स में इक्वल फ्रीक्वेंसीज हो रहा है। जैसे एनसीईआरटी में पेडिग्री दिया हुआ है, दिस इज पेडिग्री ऑफ मायोटोनिक डायस्ट्रोफी। मायोटोनिक डायस्ट्रोफी ना। अब हमारा लास्ट टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर का। ठीक है, मैंने आज पर एनसीईआरटी, आप कोई भी बुक, आपके पास जो भी बुक है, आप उसमें जो भी पेडिग्री दिया हुआ है आपको, उन पेडिग्री को आप सॉल्व कीजिएगा, और जो भी नहीं होगा वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनल नंबर पे पोस्ट कीजिएगा। ठीक है, ग्रुप में मत पोस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में उन पेडिग्री को मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है सर, इनके जीनोटाइप भी बता दो। देखो, जीनोटाइप अगर जानना है, देखो ये तो हमें पता है कि यहाँ पे ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो ये तो ए होगा। जहां भी ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हो रहा है वो सारे रिसेसिव होंगे, क्योंकि डोमिनेंट है तो डोमिनेंट में तो सब में आएगा। ठीक है तो सारे ये रिसेसिव होंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे ट्रेट है, अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो नेक्स्ट जनरेशन में सब में आता। मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारा हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो ये ट्रेट शो कर रहा है तो मतलब ये हेट्रोजाइगस है, ये ट्रेट शो कर रही है मतलब ये हेट्रोजाइगस है।
सेम यहां पे भी ये ट्रेड शो कर रही है, मतलब हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस डोमिनेंट होने से तो सारे में आ, ये भी अगर होमोजाइगस डोमिनेंट फीमेल होती तो सारे प्रोजेनी में वो ट्रेड आपको रिफ्लेक्ट कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए जेनेटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट हेडिंग इज जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को ब्रॉडली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हम लोग कहते हैं मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर और दूसरा हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जो मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर है, इट अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन सिंगल जीन and it is transmitted from parent to their progeny as a Mendelian trait. ठीक है, और जो क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है, इट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रणाम। जेनेटिक डिसऑर्डर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। Genetic disorder is broadly divided into two categories, that is Mendelian genetic disorder and chromosomal genetic disorder. Mendelian genetic disorder and chromosomal genetic disorder. नेक्स्ट पढ़ लीजिए। Mendelian genetic disorder arise as a result of Mendelian genetic disorder arise as a result of alteration or mutation arise as a result of alteration or mutation in a single gene, alteration or mutation in a single gene present on a chromosome and it is transmitted from parent to progeny, as Mendelian trait, parent to progeny as Mendelian trait. एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका। एग्जाम्पल, हीमोफीलिया, color blindness, sickle cell anemia, phenylketonuria, thalassemia, cystic fibrosis, etc. Hemophilia, color blindness, sickle cell anemia, phenylketonuria, thalassemia, cystic fibrosis, etc.
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Chromosomal mutation arise as a result of chromosomal mutation arise as a result of change in chromosome number or structure, like Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, etc. ठीक है, Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, etc. Chromosome number or structure, change in chromosome number or structure. ठीक है, लिख लिया? लिख लिया सबने? ठीक है, अब देखिए, इनमें से ये हमने कर लिया है, कर लिया हमने प्लियोट्रॉपी में। ठीक है, ये हमें पढ़ना नहीं है, ये हमारा सिलेबस में नहीं है, तो हमें ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, और वो तीन, मतलब दो पढ़ चुके हैं, तीन इधर तीन इधर। थर्ड एंड फर्स्ट हीमोफीलिया, फर्स्ट राइट डाउन हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है।